हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में जो मॉड्यूल ए है उसका यूनिट 3 का पार्ट 2 यानी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी का पार्ट 2 करेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ऑल्सो गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। तो हम लोग पिछले वीडियोस में केवाईसी में जो डिस्कस कर चुके थे कि क्या क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं, सीडीडीपी क्या होता है, वो सब डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग कहाँ से डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ, सॉरी ये तो हम लोग बेनिफिशियल लोन डिस्कस कर चुके थे। इनहैंस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो इनहांस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? जो भी अकाउंट्स नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स के होंगे उनमें जो फर्स्ट पेमेंट अफेक्ट किया जाएगा उसमें केवाईसी कंप्लाइड कस्टमर का, वो किसी रेगुलेटेड एंटिटी के साथ ही किया जाएगा जिससे कि ड्यू डिलिजेंस बनी रहे। मतलब कि ये नहीं कि आपने पैसा ले किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया, आपको किसी ना किसी रेगुलेटेड एंटिटी को ट्रांसफर करना है, पहला पेमेंट, ठीक है। फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, मतलब जो पॉलिटिकल पर्सन होंगे उनके केस में जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन, उनके फंड्स कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी बैंक को पता रखनी होंगी। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स में क्या है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसमें सेविंग बैंक डिपॉजिट खोलने के लिए जो सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये कहा गया है कि जो ऑफिस बेरर है, मतलब वो सचिव और जो होते हैं ना, सेक्रेटरी हो गया और जो अध्यक्ष हो गए और जो कोषाध्यक्ष हो गए, सिर्फ इन लोगों का ही आपको केवाईसी करना है और इन्हीं लोगों का वो रखना है, आइडेंटिफिकेशन रखना, बाकियों का नहीं करना है। हाँ, अगर क्रेडिट लिंकेज करते हैं, मतलब उनको कोई लोन देते हैं आगे चल के आप, तो आपको सारे मेंबर्स का सीडीडी यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। अकाउंट्स अगर फॉरेन स्टूडेंट्स के खोले जा रहे हैं तो उस केस में पासपोर्ट विद वीज़ा और इमिग्रेशन एंडोर्समेंट, साथ में फोटोग्राफ, लेटर जो होगा एडमिशन का एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इंडिया में किसी जो यूनिवर्सिटी ने दिया होगा लेटर, वो लेटर, और डिक्लेरेशन लोकल एड्रेस का लिए कि 30 दिन के अंदर आप लोकल एड्रेस अवेलेबल करवाओगे, ये सब चीज़ें। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो उसके लिए आरबीआई अप्रूवल प्रायर, मतलब पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा तब करना होगा। ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स में कहा गया कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई है तो उस केस में सेबी की गाइडलाइंस फॉलो होंगी। कोई स्मॉल अकाउंट है तो उसमें ओवीडी नहीं लेना है, मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं लेना। इसमें सिर्फ कस्टमर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू दे देगा, अपना एड्रेस खुद ही साइन करके किसी भी बैंक ऑफिशियल या जो बैंक ब्रांच पे जो बैंक ऑफिशियल होगा उसकी प्रेजेंट में साइन करके दे देगा और मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि 1 साल के अंदर अंदर उसे अपना ओवीडी उपलब्ध कराना। यदि वो 1 साल के अंदर उपलब्ध नहीं कराता है तो वो उसको एक रिटर्न रिक्वेस्ट पे 1 साल के लिए और टाइम दे दी जाएगा, मतलब टोटल उसे 12 महीने का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और फिर रिव्यू किया जाएगा कि अकाउंट कंटिन्यू करना है कि बंद कर देना है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल अकाउंट्स में है कि जो अगर स्मॉल अकाउंट बिना ओवीडी वाला अकाउंट कोई खुलवाता है तो उस केस में कंडीशन ये है कि 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा आपका क्रेडिट पैसा नहीं आ सकता। जो मंथली विड्रॉल है वो 10,000 से ऊपर आप पैसा निकाल नहीं सकते पर मंथ। उसमें जो किसी भी पॉइंट पर जो बैलेंस है वो 50,000 से ज़्यादा ओवरऑल बैलेंस उसमें नहीं मेंटेन हो सकता। और उसमें फॉरेन रेमिटेंस यानी फॉरेन से पैसा नहीं मंगा सकते। कस्टमर की लेवल केवाईसी मॉनिटरिंग का क्या मतलब है? एक कस्टमर्स को यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन अलॉट किया जाता है, जैसे आपकी ब्रांच में होता है सीआईएफ आईडी जो होती है ना, उसी बोलते हैं यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, जो कि उसकी केवाईसी के बेस पे अलॉट होता है। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है उसका एक बार केवाईसी या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर वो किसी भी लेवल पे कोई भी काम करे, मतलब आपसे आगे चल के लोन ले या करंट अकाउंट खोले या कोई फर्म का अकाउंट खोले या किसी में पार्टनर बने, वो सारी चीज़ में उसकी वही केवाईसी वही कस्टमर आइडेंटिफिकेशन उसका काम चलता रहेगा, ठीक है। इसमें कस्टमर का जो रिस्क प्रोफाइल होता है वो 3 तरह के होता है। अगर लो रिस्क में है तो 10 साल में उसका केवाईसी दोबारा करना, मीडियम रिस्क में तो 8 साल में, और हाई रिस्क में तो 2 साल में। जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आते हैं वो हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ सीडीडी प्रोसीजर क्या है? एक तो सीडीडी बाय थर्ड पार्टी, मतलब बैंक ने किसी थर्ड पार्टी को अलॉट कर दिया है कि आप सीडीडी मतलब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे, ठीक है। उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी सीडीडी का है वो 2 दिन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी से सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री में रजिस्टर होना चाहिए। जो थर्ड पार्टी है वो सभी नॉर्म्स को, सभी रेगुलेशंस को और सुपरविजन और मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से करें। जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक की ही रहेगी, भले ही आपने थर्ड पार्टी को दे दिया लेकिन अल्टीमेटली बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी किसी प्रकार गलती होने पर या सही होने पर भी। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में कहा गया है कि वीडियो सीआईपी यानी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जो है वो नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि अकाउंट्स जो है वो नॉन फेस टू फेस बेसिस पर ओटीपी के द्वारा, आधार के ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करके खुले जा सकें। डिजिटल केवाईसी में क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें बैंक ऑफिसर जो है वो कस्टमर से इन पर्सन में मिल करके, और सर्विसेज जो है वो बैंकिंग कॉस्टमर, मतलब कि आप किसी कस्टमर के घर चले गए, उसकी दुकान पे गए, ऑफिस में, और वहाँ जाके अपना बायोमेट्रिक के थ्रू वो वेरीफाई करवा लिया,
KYC करवाई, या आप इसमें BC कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी भेज देते हैं, वो लोग कर लाते हैं। वायर ट्रांसफ़र केस में कहा है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस केस में जो भी ओरिजिनेटर है, मतलब जो पैसा भेज रहा है, और उसका पूरा नाम, एड्रेस, पता, सारी चीज़ें बैंक को कम से कम अपने पास 5 साल तक स्टोर करके रखनी होती हैं, कम से कम 5 साल रखनी होती हैं, कि कभी भी 5 साल में वो चीज़ें मांगी जाती हैं। डोमेस्टिक वायर ट्रांसफ़र में कहा गया है कि यदि कोई भी ऐसा एक्शन जो 50,000 से ऊपर का है, तो ओरिजिनेटर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो बैंक को अपने पास रखनी है 5 साल तक संभाल के। बेनिफिशियरी बैंक इसमें जो है, मतलब जिसके बाद पैसा जा रहा है, उसको ये वायर ट्रांसफ़र आइडेंटिफाई करने हैं। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो उसे STR में रिपोर्ट करना है, मतलब उसे कोई डाउट होता है तो STR यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में FIU IND को रिपोर्ट भी करना है। सेंट्रल KYC रजिस्ट्री क्या होता है, ये एक ऐसा ऑथराइज एंटिटी बनाई गई है जो कि सबका KYC डाटा को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, स्टोर करते हैं, उनकी सेफ्टी देखते हैं और समय समय पर उसको रिट्रीव करते हैं, मतलब किसी को यूज़ करना है तो उसको कोई अथॉरिटी यूटिलाइज भी कर सकती है। ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, बहुत लंबा नाम है ना, नहीं आप याद रखिए सरसई। आप सबने लोनिंग का काम किया, आपको पता है सरसई क्या होता है, तो बस इसके लिए इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरसई को अलॉट किया है ये CKYCR का काम, इसी के अंतर्गत वो फंक्शन करता है। बैंक्स को रेगुलरली CKYCR पर, यानी सेंट्रल KYC रजिस्टर, जो उस पर अपना KYC डाटा जो भी उसके अकाउंट्स हैं उनको अपलोड करना होता है, अपडेट करना होता है। जो भी अकाउंट 1 जनवरी 2017 के बाद खुले हुए हैं और जो भी लीगल एंटिटीज़ 1 अप्रैल 2021 के बाद खुले हुए हैं। जो STR फाइल करने का जो डिसीजन होता है वो किसका होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर का होता है कि STR फाइल करना है कि नहीं। रिकॉर्ड मैनेजमेंट में कहा गया है कि जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सेंट्रल KYC रजिस्टर के पास 5 साल तक, अगर रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी अकाउंट कोई बंद भी करता है तो भी उसके बाद कम से कम 5 साल तक वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।